पिछला दिन आप पढ़ रहे थे परासरन दाब और फिर पढ़े थे उल्टा परासरन, यही था ना। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परासरन दाब के लिए वान हॉफ का नियम। और अभी तक जो नियम दिया था वो राउल्ट ने दिया था। आप पढ़े थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, फिर पढ़े आप क्वथनांक उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, फिर पढ़े आप हिमांक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। तो अभी तक जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसके लिए नियम किसने दिया? राउल्ट ने। लेकिन परासरन दाब के लिए जो नियम दिया वो दिया वान हॉफ ने। और वान हॉफ ने परासरन दाब के लिए एक नहीं बल्कि दो नियम दिया। दोनों को सेपरेटली देखते हैं, फिर उसका कंबाइंड फॉर्मेट देखेंगे। वान हॉफ ने कहा कि परासरन विलयन का जो परासरन दाब होता है वह विलयन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है। और दूसरा कहा कि परासरन दाब विलयन के परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। मोलरता तो आप पहले से जानते हैं, परम ताप समझिए। टेम्परेचर का यूनिट यदि आप केल्विन में लेते हैं तो उस टेम्परेचर को परम ताप कहा जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप मतलब टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित है, परासरन दाब के लिए वान हॉफ का नियम क्या है। यही आप कल 10 क्वेश्चन तक था ना, ये 11वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है परासरन दाब के लिए वान हॉफ ने दो नियम दिया। वान हॉफ का दो नियम है जो निम्न है। आंसर देने का अपना ये एक वे है, तरीका है, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। पहला है, परासरन दाब विलयन की मोलरता का सीधा समानुपाती होता है। परासरन दाब को सूचित करते हैं पाई से। ये सीधा समानुपाती है मोलरता यानी कैपिटल एम। इसी को सांद्रण कंसंट्रेशन यानी कैपिटल सी भी कहते हैं। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम और कैपिटल सी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर परासरन दाब परमताप के सीधा समानुपाती होता है यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ पर टी टेम्परेचर है किस यूनिट में? केल्विन में। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी पाए है, यहाँ भी पाए है, इसका मतलब दोनों का एलएचएस बराबर है। यदि दोनों का एलएचएस बराबर है और ये दोनों समानुपाती है सी और टी के, तो निश्चित है कि सी और टी का जो गुणनफल होगा उसका भी यह सीधा समानुपाती होगा। यानी हम यदि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलें तो हम कह सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। यही लिखा हुआ है फ्रॉम 1 एंड 2 पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। आप चाहें तो यहाँ पर एम भी लिख सकते हैं, एम टी। लेकिन हम यहाँ पर सी इसलिए लिखे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आगे आने वाला है। यहाँ पर यदि आप एम लिख देंगे तो वो मोलरिटी बताएगा और आगे जो एम आएगा वह मॉलिक्यूलर वेट बताएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन मोलरिटी है और कौन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम एम ना लेकर क्या ले लिए हैं, सी। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आर आता है, इसी को हम लोग गैस कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। ये पहले भी बताया गया था। तो पाई बराबर हो जाता है सी आर टी। याद कीजिए यही ना परासरन दाब का मेन समीकरण है। सी का मतलब सांद्रण, सांद्रण का मतलब मोलरता और मोलरता का मतलब मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर का मतलब मोल ऊपर और आयतन नीचे। मोल को हम सूचित करते हैं एन से और आयतन को सूचित करते हैं वी से। यानी सी के बदले लिख सकते हैं एन बाई वी। आर टी जैसे था वैसे रह गया। एन मोल है और मोल को लिख सकते हैं मोल वेट बाई मॉलिकुलर वेट, डब्ल्यू बाई एम। तो एन की जगह यदि डब्ल्यू बाई एम लिखेंगे तो ये समीकरण बनेगा पाई बराबर डब्ल्यू बाई एम भी आर टी। जहाँ पर डब्ल्यू विलय का भार है ग्राम में, एम विलय का मॉलिक्यूलर वेट है, भी विलियन का आयतन है, आर 0.081 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन है और टी क्या है, टेम्परेचर। इसको लिखेंगे। तो पहले इसको लिखना था आंसर के पार्ट में। जो लोग ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन वाले लोग लिख चुके हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा बाद में। तो ये पहले लिखना है। जो लोग लाइव हैं वो बाद में लिखिएगा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर से देखेंगे वो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। इसको पहले लिखना है और इसके बाद लिखना है ये, और यहाँ पर आके ये आंसर समाप्त होता है। संडे से पहले जो भी क्लास हुआ था वो यूट्यूब पर पब्लिक कर दिया गया था, ताकि जिनका भी छोटा हुआ हो वो सभी लोग उसको पढ़ लें। उम्मीद करते हैं आपका जो भी छोटा हुआ क्लास होगा उसको आप मैनेज कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो अभी भी वो पब्लिक है, वो तीनों पब्लिक ही रहेगा। अब आगे से पब्लिक नहीं होगा। आगे से पब्लिक होगा तो फिर तुम गड़बड़ करने लगोगे।
कभी कभी कोनो कोनो पब्लिक होगा, रेगुलर पब्लिक नहीं होगा, जैसे आज वाला लेक्चर नहीं जाएगा। अब यहाँ से आगे आप पढ़े थे समपराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन और अर्ध पराशरी विलयन, याद है आपको? दो या दो से अधिक विलयन का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर तीन बातें हो सकती है। या तो किसी दूसरे से परासरण दाब विलयन का ज्यादा हो सकता है, या किसी दूसरे से परासरण दाब एक विलयन का कम हो सकता है, या दो विलयन का परासरण दाब आपस में समान हो सकता है। यदि दो विलयन में किसी एक विलयन का परासरण दाब अधिक है तो उसको हम लोग बोलते हैं अति परासरी विलयन। यदि किसी विलयन का परासरण दाब किसी दूसरे से कम है तो उसको बोला जाता है अर्ध परासरी विलयन। और यदि दोनों का परासरण दाब समान है तो उसको कहा जाता है समपरासरी विलयन। और इस तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समपरासरी विलयन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समपरासरी विलयन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो अगला क्वेश्चन उसी से संबंधित होगा। आज सब्जेक्टिव इसका समाप्त हो रहा है। अच्छा, एक और बात, जो लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग बोल रहे थे इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं। आज चौथा क्लास है क्रैश कोर्स का, और चौथा क्लास में सॉल्यूशन का सब्जेक्टिव समाप्त हो रहा है। 2 दिन लगेगा इसके ऑब्जेक्टिव में, और जो इसका टेक्निक है न्यूमेरिकल है उसमें। यानी कुल मिला के कितना टाइम लगा? 6 दिन ये लगा पढ़ाने में हमारी तरफ से। उसके बाद एक दिन अंधुन सुनेंगे, उतने पीटेंगे। यदि याद नहीं रहा तब, याद रहेगा तो थोड़े कुछ कहेंगे। और वो भी तुम्हें अलाउ करोगे कि नहीं हमारा बुखार छोड़ा दीजिए, हम इसी लायक हैं, तभी मारेंगे। तुम कह दिया कि नहीं हम आप अपना पढ़ाई मतलब हमसे नहीं रखिए, तब नहीं पीटेंगे, तब तुम्हारे हाथ में है। तो एक दिन उसमें लगेगा, यानी कितना दिन? 7 दिन। अब आपको लग रहा होगा कि सर एक चैप्टर में 7 दिन लग गया, 16 गो चैप्टर है, तो कैसे होगा? तो सब होगा, टेंशन मत लीजिए। हर एक चैप्टर सॉल्यूशन के इतना लंबा नहीं है। कुछ चैप्टर ऐसा है जो एक दिन में भी समाप्त हो जाएगा, कुछ चैप्टर ऐसा है जो 2 दिन में समाप्त होगा, कुछ चैप्टर 3 दिन वाला भी है, कुछ 7 दिन वाला भी हो सकता है, एकाध को चैप्टर 10 दिन वाला मिल जाए। चैप्टर जैसा रहेगा वो इतना टाइम लगता है, और जैसा रहेगा उतना टाइम नहीं लगता है। मेन है कि कोई चैप्टर बड़ा भी है लेकिन क्वेश्चन लिमिट में पूछता है, तो बड़ा चैप्टर में भी कम में टाइम लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, निश्चिंत रहिए। ये क्रैश कोर्स आपका हमको जहाँ तक लगता है कि 5 से 10 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। मतलब सभी ऑब्जेक्टिव लिखा के, सभी ऑब्जेक्टिव समझा के, और इसमें फिर टेस्ट में जो टाइम लगेगा वो अलग से लगेगा। टेस्ट के लिए टाइम तो 20 दिन हम रखे ही हैं। 20 दिन मतलब बीच बीच में ये आएगा, जैसे पूरा फिजिकल खत्म होगा तुरंत एक टेस्ट होगा। तो कुल मिला के आपका 20-22 जनवरी या 25 जनवरी तक आपका ओवरऑल जो पहले हम बोले हैं समाप्त होगा, और आपको वहां तक हमारे साथ चलना है। ये नहीं कि बीचे में छोड़ के चल दिए, ये सब मत करना। नहीं तो जब तक तुम फाइनल टच नहीं दोगे पढ़ाई का, तब तक हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अब जिस दिन सुनना है बोलेंगे कि कल सुनेंगे, और उस दिन तुम लापता हो जाएगा, तो बुखार किसको छोड़ाएंगे? तब फेल कौन होगा? तो तुम ही ना फेल होगा। तो उसमें तुमको, यदि तुमको हम पीटेंगे भी तो तुमको सपोर्ट करना है, हाँ मारिए, हम लेतकोचा टाइप का आदमी है, ऐसा बोलो, ऐसा बोलोगे तुम। इससे तुम्हारा दिमागी मतलब दिमाग में प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं हमको ये नहीं करना था। जब तक तुम अपने आप को सजा देना नहीं सीखोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब चीज अपने टाइम से समाप्त हो जाएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? लिखिए समपरासरी विलयन से आप क्या समझते हैं? समपरासरी विलयन से आप क्या समझते हैं? देखो लिखा हुआ है दो या दो से अधिक विलयन, दो या दो से अधिक ऐसे विलयन जिसका परासरण दाब आपस में समान होता है उसे समपरासरी विलयन कहते हैं। ये सिंपल सा परिभाषा है, लेकिन इसका मैथमेटिकल बात भी लिखना पड़ेगा।
तनी वो पर्दा सटा लो तो बढ़िया से उधर। नहीं नहीं, उठ के उधर से सटाइए, उधर से छोटा हुआ है। हो गया, बैठ जाइए। अब यदि समपराशरी विलयन की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के पाई का मान आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अतः पाई वन बराबर पाई टू। पाई वन क्या है? पहले विलयन का परासरण दाब, और पाई टू क्या है? दूसरे विलयन का परासरण दाब। आप ये बताइए कि अभी तुरंत आप फॉर्मूला पढ़े थे पाई बराबर सी आर टी, तो यहाँ भी पढ़ेंगे पाई बराबर सी आर टी। बस अंतर ये होगा कि इसमें सी वन टी वन कहेंगे और इसमें सी टू टी टू कहेंगे। दोनों तरफ आर सेम ही रहेगा, आर वन आर टू आप थोड़े कहेंगे क्योंकि आर तो कांस्टेंट है ना। तो आर से आर जाएगा कट, तो क्या बचेगा बताइए? टी वन आर, सॉरी सॉरी, टी वन बराबर सी टू टी टू। यहां से यदि टेम्परेचर को भी समान कर दिया जाए तो टी वन बराबर क्या हो जाएगा? टी टू। अच्छा, टी वन टी टू बराबर हो जाएगा तो बताइए कट न जाएगा दोनों? फिर क्या बचेगा? सी वन बराबर टी टू। इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों का सांद्रण आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हम लिखते हैं एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर टी वन इज इक्वल टू सी टू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है समपराशरी विलयन का समान होता है। ऑप्शन नंबर ए मोललता, ऑप्शन नंबर बी मोलर सांद्रण, बोथ नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब होगा मोलर सांद्रण। ये सब उस सेट में मिलेगा आपको। तो सी वन बराबर सी टू। अब बताओ सी वन बराबर आप लिखते हैं, सी बराबर लिखे थे ना पीछे एन बाई वी, तो एन वन बाई वी वन बराबर एन टू बाई वी टू। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू वन बाई वन वी वन बराबर डब्ल्यू टू बाई एम टू वी टू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर बनेगा। ये सिर्फ आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। टेलीग्राम पर ऑब्जेक्टिव का सेट डाला जा चुका है। जिनके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, आज घर पर जाएंगे। तो जिनके पास क्वेश्चन नहीं है मोबाइल खोलिएगा, एक तरफ से क्वेश्चन देखिएगा। जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है टेंशन मत लीजिए, उस सब क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आज प्रिंट नहीं हो पाया, एक्चुअल में हम ही बोलना भूल गए स्टाफ को कि करना था प्रिंट, वो अभी हो रहा है। तो आप लोग कल ले लीजिएगा प्रिंट। सभी सभी लोगों का, सभी लोगों के पास प्रिंट होना जरूरी है। प्रिंट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर में ही चेक मारेंगे उसमें, जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। उसमें टोटल 5 या 6 पेज है, आप देख लीजिएगा। जितना पेज है उतना ही रुपया लिया जाएगा, जो प्रिंट का खर्च आता है वही लिया जाएगा। आप दिमाग में ज़्यादा कचरा मत भरिए, वो ज़रूरी है आपके लिए। 16 चैप्टर में कोई चैप्टर है 5 पेज का है, कोई 1 पेज का है, कोई 2 पेज का है, तो वही आपको रुपया लगेगा। फ्री में हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि फ्री का वैल्यू आप देते नहीं हैं। अभी जैसे फ्री में क्रैश कोर्स पढ़ा देते हो क्या, ऐसे ही है कुछ हो कर रहे हैं। और रुपया दे के पढ़ाए तो पूरा ध्यान है कि हाँ रुपया दिए हैं। तो यहाँ वैल्यू आदमी का नहीं है, यहाँ वैल्यू कोर्स का नहीं है, यहाँ वैल्यू समय का नहीं है, यहाँ वैल्यू किस चीज़ का है? रुपया का। तुम जितना ज़्यादा रुपया दोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन तुमको लगेगा ये। समझ ना रहा है? तो बस बात इतने हैं। तो चलो तुम्हारी भाषा में ही तुमको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। तो कल आओगे तो पहले प्रिंट आउट ले लेना ऑफिस से, तब क्लास में बैठना। यदि ना मिले, अवेलेबल नहीं हो, मान लो कि तुम्हारा लास्ट बैच है, तो 2 4 10 घट जाएगा, तो घट जाएगा तो कोई बात नहीं, अगल बगल से देख लेना, जाते वक्त ले लेना।
लेकिन कल ले लेना। फिर भी ना मिले तो देखेंगे, कुछ व्यवस्था किया जाएगा। एक सेकेंड, 11 बजे आके ले लेना, प्रिंट करके रखेगा। वो कल देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 13। लिखिए, आदर्श विलयन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखें। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखें। हम कोशिश कर किए थे कि आप ही के बैच में लिखें, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि सुबह वाला बैच में भी लिख पाता नहीं है, तो वहीं पर लिखना पड़ता है। तो ऐसा लिखा हुआ रहता है तो कोई परेशानी नहीं है ना। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है बताइए? वह सभी विलयन आदर्श विलयन है जो राल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन करता है सभी ताप तथा दाब पर। और वह सभी विलयन अनादर्श विलयन है जो राल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन नहीं करता है। आप याद कीजिए, अनादर्श विलयन दो प्रकार का हुआ था, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। अब थोड़ा यह भी याद दिला दें कि किसको धनात्मक विचलन वाला कहे थे, किसको ऋणात्मक विचलन वाला कहे थे और किसको आदर्श कहे थे। सुनो इधर, लिखना बंद करो, सुनिए। दो द्रव आप ले लीजिए, एक 50 ml और दूसरा भी 50 ml। दोनों को मिला दीजिए। मिलाइएगा तो दोनों को मिलाने के बाद आयतन क्या होगा? 100 ml। यदि सच में 100 ml हुआ तो वो आदर्श विलयन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिलाने के बाद होना चाहिए 100 ml, लेकिन हो जाएगा 95 ml, 90 ml, यानी जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। इसको कहते हैं ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। और दोनों को मिलाए होना चाहिए 100, लेकिन हो जाए 110, 105, यानी जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आ गया, तो इसको कहा जाता है धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। इसका कारण क्लास में समझाया गया था स्पष्ट रूप से, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। जैसे एक बर्तन में ए है, लिक्विड ए, एक बर्तन में है लिक्विड बी। तो बर्तन ए में सिर्फ ए है, तो ए और ए के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा। इसमें बी और बी के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा। दोनों को मिलाने के बाद एक आकर्षण बल होगा ए और बी। यदि ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल इसके आकर्षण और इसके आकर्षण बल के बिल्कुल समान हो, तो 50 और 50 ml को मिलाएंगे तो 100 होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद आकर्षण बल बढ़ जाए तो ये थोड़ा और नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आ जाएगा तो आयतन होना चाहिए 100, हो जाएगा 95, हो जाएगा 90। इसको बोलेंगे ऋणात्मक विचलन। और दोनों को मिलाने के बाद यदि आकर्षण बल कम हो जाए, यानी वो अलग अलग होने लगेगा, फैलने लगेगा, तो आयतन होना चाहिए 100, हो जाएगा 110। याद कीजिए, इस तरह का इंटरेक्शन का बात हुआ करता था ना अणु अणु के बीच। तो जब दो अलग अलग तरह के द्रव को आपस में मिलाते हैं, तो वहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चेंज होता है। कुछ केस में चेंज होता है, कुछ केस में चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं हुआ तो आदर्श विलयन, चेंज हुआ तो अनादर्श। चेंज होगा तो दो तरह से, या तो आकर्षण बल बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। उस हिसाब से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को क्लासिफाई किया जाता था। आज के डेट में उतना समझने की जरूरत नहीं है, हम तो बस याद दिला रहे हैं आपको वन शॉट में कि ये सब बात आप पढ़े थे, ताकि आपको मोटा मोटी वो सब क्लास एक सिनेमा के रूप में पर्दा बनाने लगे कि हाँ ये सब बात हुआ था। देखो होता क्या है, जब तुम एक बार पढ़ लिए हो और हम उसी किस्सा को कह रहे हैं, तो तुमको वो क्लास याद आने लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ करता था। यदि आप कॉपी से रिवाइज करके आते होंगे क्लास, तो आप और बेहतर फील करते होंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये कन्फर्म है, ये पढ़े हुए हैं। ये माइंड में रिपीट होते 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 दिमाग में सेट हो जाएगा और आप क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। तो लिखिए तो, आदर्श तथा अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं? देखो सबसे पहले हम स्टार लगाए, लिखे आदर्श विलयन, इंग्लिश लिखे आइडियल सॉल्यूशन, और फिर इसका परिभाषा। वह विलयन जो सभी ताप तथा दाब पर राउल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल है हेक्सेन, हेप्टेन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन, टॉल्विन। यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा, और एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन पेयर आदर्श विलयन का उदाहरण है। उसमें इस तीन में से कोई एक ये दे देगा, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल दे दिया, और तीन को एग्जांपल दे देगा अनदर्स विलियन वाला। ऑब्जेक्टिव जब हम सॉल्व करेंगे तो वहां तुमको हम सिखाएंगे कि तुम कैसे पहचानोगे कि कोई आदर्श है, कोई अनादर्श धनात्मक विचलन वाला है और कोई आदर्श
ऋणात्मक विचलन वाला है, वो कल आपको समझाया जाए, कल या परसों समझाया जाएगा, 2 दिन में कोई एक दिन आएगा वो टॉपिक। 52-55 क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्टिव का, सब एक तरफ से सॉल्व कर लो, कहीं नहीं छूटेगा कोई क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता है छूटने का। और उतना के बाद भी यदि छूट जाए तो समझो तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है, नहीं तुम खराब हो। हम तो ठीक है। कह दो बस 15 मिनट और बचा। मतलब जो भी फोन किए हैं उनको बोल दो। तुम लोग हंसा कह रहे, बहुत शातिर हो गया है तुम सब। हाँ ये तुम सब हमेशा दूसरी चीज समझता है, जो कहते हैं वो नहीं समझता है, कुछ तीसरा चीज समझता है। हम वैसे नहीं बोल, अच्छा अच्छा बताओ, ऐसा हम क्या बोले, उसका मोबाइल बजा तो हम बोले कि कह दो कि 15 मिनट में फ्री हो जाएंगे, किसको कहने बोले? जो फोन किया। तो मम्मी पापा भी फोन कर सकते हैं, दोस्त भी फोन कर सकता है, गर्लफ्रेंड भी कर सकती है। जिसका भी फोन आया, इसको हमेशा गलत सेंस में कह देते हैं, तुम लोग बड़ा निगेटिव माइंड हो गया है। हो गया लिखा हुआ? चेंज करें इसका स्लाइड? आगे स्लाइड क्या चेंज करेंगे, आप यदि लिख लिए हैं तो ऐसे ही स्टार लगाइए और लिखिए अनदर्स विलियन, इंग्लिश में, इंग्लिश में नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिखेंगे अनदर्स विलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या ये स्टार लगा चुके हैं आप? अब थोड़ा इसके परिभाषा के बारे में सुनिए पहले आप। यहाँ जो परिभाषा लिखा हुआ है, वह विलियन जो सभी ताप तथा दाब पर राउल्ट के आंशिक दाब नियम का पालन करता है, और उसमें क्या होगा, पालन नहीं करता है, यानी यानी बस एक ही शब्द ना आपको जोड़ना है। अरे सुन रहा है क्या? तो ये एक शब्द यहां नहीं जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे कहाँ, घर पर। नहीं समझे आप? तो जितना लाइन में ये परिभाषा हुआ उतना लाइन छोड़िए, घर पर या अभी कहीं जहां जाएंगे पढ़ने के लिए वहां बैठ के फटाक से लिख लेंगे, और सीधे लिखिए यह 2 प्रकार का होता है। अब देखो तुम्हारा दिमाग यदि इतना शून्य है कि तुम हमारी बात को नहीं समझ पाया अभी, तब तुम्हारा क्रैश कोर्स से कोई फायदा नहीं है, तुमको डायरेक्ट चाहिए चोरी एग्जाम हॉल में। देखो यह 2 प्रकार का होता है। एक नंबर, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, एग्जाम्पल लिखो। फिर लिखो ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, एग्जाम्पल लिखो। इसका हम तुमको ट्रिक समझाएंगे और कंसेप्ट भी समझाएंगे कि कौन धनात्मक विचलन वाला होगा, कौन ऋणात्मक विचलन वाला होगा। अभी सीधा पेयर लिख लो, ऑब्जेक्टिव में ये सब डिस्कस होगा। ये इसलिए भी नहीं समझा रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित असाइनमेंट जो मिलेगा ना, उस असाइनमेंट में कुछ बातें लिखी हुई है, उस पर समझाएंगे। जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं या जो भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं, वो भी टेलीग्राम पर वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब देखिएगा लास्ट पेज में एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डिविएशन और पॉजिटिव डिविएशन डाला हुआ है, लास्ट पेज में, 5वां या 6ठा पेज में। तो वहाँ एक ट्रिक पर तुम आसानी से याद रख लोगे कि कौन कैसा विलियन होगा।
एल्कोहल के साथ वाटर का विलयन हमेशा धनात्मक विचलन वाला होता है, और एसिड के साथ वाटर का विलयन हमेशा ऋणात्मक विचलन वाला होता है। और यदि दो पदार्थ जिसका गुण आपस में समान हो वह हमेशा आदर्श होता है, जैसे हेक्सेन हेप्टेन, दोनों का दोनों हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन टोल्यूइन, दोनों का दोनों हाइड्रोकार्बन है। इथाइल एल्कोहल, ये इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड, दोनों का दोनों एल्काइल हैलाइड है। तो समान नेचर का रहे तो आदर्श, असमान नेचर का रहे तो अनादर्श। एल्कोहल वाटर है तो धनात्मक विचलन, अम्ल और वाटर है तो ऋणात्मक विचलन। हो गया लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए तो, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, आप याद कीजिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण आप पढ़े थे, याद है? यह वह मिश्रण होता था जिसका सभी अवयव एक ही ताप पर उबलता था। इसको थोड़ा पहले समझिए, बाद में फिर इसको हम लिखेंगे। देखो यहाँ, एक बर्तन में पानी है, ये मान लो 100, मानोगे क्या ये 100 डिग्री सी पर उबलेगा। एक बर्तन में एल्कोहल है, ये मान लीजिए 70 डिग्री सी पर उबलता है। अब दोनों को आप मिला दीजिए, दोनों को मिलाइएगा और इसको गर्म कीजिएगा, तो पहले कौन उड़ेगा? एल्कोहल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 है। बाद में कौन उड़ेगा? वाटर। लेकिन तुम यदि इसका, ये नॉर्मल मिश्रण होगा तब एल्कोहल 70 पर उड़ेगा और वाटर 100 पर उड़ेगा। लेकिन यदि आप इसका स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे तो यदि उड़ेगा तो दोनों उड़ेगा, और रहेगा तो दोनों रहेगा। और याद कीजिए, ये काफी रेयर हुआ करता था, ये जल्दी बनता नहीं है। द्रव अवस्था और गैस अवस्था में जब मोल प्रभाज बराबर हो जाए तब इस तरह के विलयन का निर्माण होता है, और ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। स्प्रिट का नाम आप सुने हैं? स्प्रिट स्थिर क्वाथी मिश्रण है एल्कोहल और वाटर का। तो आप इसमें ये लिखेंगे कि वैसा विलयन जिसका सभी अवयव एक ही ताप पर उबलता है उसे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। देखो ना, नाम है स्थिर, स्थिर का मतलब सेम, क्वाथी मतलब क्वथनांक, मतलब मिश्रण में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाला द्रव भी यदि एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होने लगे तो वही मिश्रण क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो ही नहीं डालेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण, या इस, अच्छा एक और बात, इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लेकिन एक बार क्वेश्चन हम देखें, उसमें ऐसे पूछा था, एजियोट्रॉपिक मिश्रण से आप क्या समझते हैं? हम लिखाए थे क्लास में स्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं, बच्चा सीधे आके बोलता है सर ये तो पढ़े भी नहीं किए थे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पर आप देखिएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉ, वैसे ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में पूछ दिया था, ऐसे ही लिखा था, एजियोट्रॉपिक मिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो आप भी ऐसे ही लिख लीजिए, स्थिर क्वाथी मिश्रण ब्रैकेट में एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, और एक होता है उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब उसको भी समझाते हैं कि न्यूनतम क्वथन क्या होता है, उच्चतम क्वथन क्या होता है। उसका परिभाषा नहीं लिखना है, लेकिन ये टाइप पूछता है, और यदि उसका परिभाषा भी पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। पहले आप यहाँ तक लिखिए। याद कर रहे हैं ना आप लोग? याद करते जाइए, सुने नहीं हैं, एक के दिन जिस दिन सुनेंगे हम सब वसूल लेंगे। जिस दिन सुनेंगे उस दिन क्लास बंद, मतलब लेक्चर नहीं होगा उस दिन, पढ़ाई बंद, खाली सुनबे करेंगे। काहे कि उस दिन दो काम न रहेगा, सुनना और, हाँ, तो दोनों में टाइम ना लगता है। मोटका मोटका जैकेट और पहन के आएगा, मार उस तरह से लगेगा नहीं ना। उंगली के बीच में पेन रख के दबा देंगे कस के, कर करा के।
ठंडा में जो है ना, दस्ताना देखो, तब लपर लगेगा। मास्क। आंख में कलम भोंक देंगे। और चश्मा लगा लेगा। मुर्गा बना देंगे। अब क्या करेगा? मतलब हर चीज का बचाव तुम्हारे पास है, लेकिन पढ़ेगा नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। अरे ताली बजाने के लायक हो तुम लोग यार। अनमोल रतन सब जमा हुआ है। विंडो सब ओपन कर दो। वास्तव वास्तव में तुम लोग एकदम कमाल के आदमी हो। हाँ, लाजवाब, बेहतरीन। अरे नहीं नहीं, पता आज नहीं चला। आज फील तुमको करा रहे हैं। पता तो बहुत पहले से है। बेजोर हो तुम। निकल जाओगे, निकलने देंगे जो निकलोगे। यहाँ देखो, एक का बॉइलिंग पॉइंट था कितना, 100, और एक का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 70। ये दोनों मिलेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट स्थिर हो जाएगा, ना किसी का 100 रहेगा ना किसी का 70 रहेगा। दो स्थिति होती है, या तो दोनों से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, मान लो 105 डिग्री हो जाए, और नहीं तो दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, कितना हो जाए, 65। तो यदि मिश्रण, सुनो सुनना ध्यान से, यदि मिश्रण का क्वथनांक, यदि एजियोट्रॉपिक मिश्रण का क्वथनांक उसमें उपस्थित सभी अवयव के क्वथनांक से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे न्यूनतम क्वथन। और यदि एजियोट्रॉपिक मिश्रण का क्वथनांक उसमें उपस्थित सभी अवयव के क्वथनांक से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे उच्चतम क्वथन स्थिरक्वाथी मिश्रण। तो इसका परिभाषा ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन यदि पूछा तो क्या लिखेंगे सुन लीजिए, सब बात लिखिएगा तो फिर कॉपी मोटा हो जाएगा, कितना याद करते रहोगे। हम कहेंगे यदि स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक उसमें उपस्थित सभी अवयव के क्वथनांक से कम हो जाए तो उसे न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये एग्जैक्टली कॉपी में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे बोले हैं। और उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, वह स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित सभी अवयव के क्वथनांक से अधिक हो जाए उसे उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। आगे हेडिंग डालिए, हेनरी के नियम को लिखें। नहीं नहीं, ऐसे मत, क्वेश्चन ऐसे मत लिखिए, क्वेश्चन लिखिए गैस की विलेयता के लिए हेनरी के नियम को लिखें। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लेकिन कंप्लीट ये लाइन है। गैस, क्वेश्चन नंबर 15 यह लास्ट क्वेश्चन है। गैस की विलेयता के लिए, एक्चुअल में हेनरी ने जो नियम दिया वह गैस की विलेयता से ही संबंधित। गैस की विलेयता के लिए हेनरी के नियम को लिखें। अब आप कुछ नहीं लिखिएगा, अब आप इधर सुनिएगा। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो पीने के बाद 10 मिनट 20 मिनट के बाद नाक से गैस फेंकता है, नाक कान मुंह सबसे फेंकना शुरू कर देता है। वो गैस क्यों फेंकता है? क्योंकि जब आप ठंडा पीते हैं तो ठंडा के साथ साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी पीते हैं, क्योंकि ठंडा में ना गैस घुला हुआ रहता है, पेट में जाता है, गर्म होता है तो गैस निकलना चाहता है वेपराइज होके, तो नाक मुंह से फेंकना शुरू कर देता है। जितना भी गैस है वह सब कम मात्रा में ही सही, लेकिन पानी में या अन्य विलायक में घुलता है। और इसी से संबंधित हेनरी ने नियम दिया। अब हेनरी ने क्या किया सो पहले समझिए। उन्होंने जैसे पानी ले लिया, इसके ऊपर पिस्टन लगा दिया जो प्रेशर उत्पन्न करे, और जो गैस इसमें घुलाना था उस गैस को यहाँ पर डाल दिया, जैसे CO2 को डाल दिया। अब ये जितना ज़्यादा प्रेशर लगाया उतना ज़्यादा CO2 घुला, ये तो नॉर्मल सी बात है। CO2 पानी, कहीं जगह नहीं मिलेगा तो पानी में ना घुसेगा। और हर एक गैस पानी में सॉल्युबल होता है, बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन पानी में हर एक गैस घुलता है। तो उन्होंने कहा कि इसका जितना ज़्यादा आप आंशिक दाब उत्पन्न करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विलय होगा। इसीलिए स्टेटमेंट बना, जल में या किसी अन्य विलायक में गैस की विलयता गैस के आंशिक दाब का सीधा
समानुपाती होता है, यानी दाब जितना ज्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। आगे देखिए लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। प्रोपोर्शनल साइन हटा, के एच आया, इसी को हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। एस बराबर के एच इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जहां पर के एच को क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक। और यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, मतलब सब्जेक्टिव के केस में। तो सबसे पहले अब जैसे आंसर लिखा भाई लिखिए, आंसर गैस की विलेयता के लिए हेनरी का नियम निम्न है। राइट साइड फोटो बना दो, स्टेटमेंट लिख दो, फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दो। जो भी लोग रेगुलर क्लास किए हैं